हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? आज बड़े खुश खुश नजर आ रहे हो, क्या बात? बेटे मैं आपको क्या बताऊं, एसएम इतनी आसान एसएम आप सोच भी नहीं सकते, आपने सोची भी ना होगी इतनी आसान एसएम। बड़ी ही आसान एसएम है। आप लोगों को बस मेरा एक साथ देना है, छोटा सा। आप लोगों को मेरा साथ क्या देना है? डेली रिवाइज करनी है और लिखनी है। यहां एसएम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपको हर बात प्रैक्टिकली सब कुछ अच्छी समझ में आ जाएगी। मैं आपसे कहूंगा लिख के दिखाओ, आप लिख के नहीं दिखा पाएंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं मेरे बारे में लिखो, अब यार बात सोचनी पड़ेगी, मेरे बारे में क्या क्या लिखना है। अब आपको मेरे बारे में पहले तो पहचान लिखनी होगी मेरी, कि मुझे पहचानते कैसे है। कोई नया बच्चा है तो मुझे पहचानेगा कैसे? आप बोलोगे एक आदमी आएगा ऐसे ऐसे बोलेगा, ये करेगा वो करेगा, मेरी खासियत बताओगे उसको, वो आके देख के मुझे पहचान लेगा। मेरी बात समझ आई? फिर आप मेरी मतलब जो जो कुछ बातें, तो थोड़ा मुश्किल नहीं हो गया? मैंने जैसे पूछा कि मेरे बारे में लिखो, सेम ऐसे ही एसएम है। एसएम में सब समझ में आता है। प्रॉब्लम आती है जब मेरे बारे उसके बारे में लिखो तो ये नहीं समझ में आता क्या लिखूं मैं आपको। और अगली प्रॉब्लम ये है, आईसीआई चाहता है जो मैंने बताया वही लिखो, ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। वो ये चाहता है जो वर्ड मैं यूज करता हूं वही वर्ड तू यूज कर। अगर वो किसी वर्ड को डिफरेंट बोलता है तो आपको डिफरेंट वर्ड ही बोलना है वो। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपने डेली एसएम पढ़नी है, पूरी एसएम 4 घंटे में तो रिवाइज हो जाती है एक बार समझ में आने के बाद। लेकिन आपको रोज याद करनी है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको याद भी यहां करवा पाऊं, लिखना भी इसी में समझा पाऊं। मैं फालतू बेकार की बातें तो बिल्कुल नहीं करने वाला। ओके? हां, बड़ी छोटी सी एफएम है, जो लोग 3-3 घंटे की क्लास लेते हैं, आधे घंटे का भी आउटपुट नहीं है उसका। हमें सिर्फ समझना है एसएम को। क्या मैं शुरू करूं? बोलो ना हां सर शुरू करो। मैं क्या बताऊं बेटे एसएम के बारे में आपको। मैं लिख रहा हूं वर्ड एसएम, सारे बच्चों के क्या कहते हैं उसको, दिलों में दर्द शुरू हो गई, कह रहे एसएम लिख रहे हो। सुनो बेटे, मैं आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या क्या बताने वाला हूं। वैसे तो ना स्ट्रेटेजी का मतलब अलग चीज होती है, आप इसे प्लानिंग वर्ड समझ ले। वैसे अलग होता है ये प्लानिंग से, आप इसे प्लानिंग वर्ड अपने माइंड में समझ लो। हमें प्लानिंग करनी है। मैं आपको, बड़ी इजी सब्जेक्ट है, इससे इजी सब्जेक्ट है नहीं। बस इसकी प्रॉब्लम है कि ये थ्योरेटिकल है और आईसीआई बिल्कुल वो मांगता है जो उसने स्टडी मेट में लिखा है। इसकी बस यही एक प्रॉब्लम है, और वो आराम से करवा दूंगा। मेरे को ज्यादा लिखा ही नहीं उन्होंने। टोटल आईसीआई के स्टडी मेटेरियल में ज्यादा पेज नहीं है, लेकिन मुझे याद तो करने होंगे। ओके? तो आप मेरी बात समझे, बड़ा ही इजी सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में हम आपको क्या सिखाएंगे? बड़े सारे टॉप बिजनेसमैन हैं, जैसे मान लो रिलायंस है, जैसे टाटा है, ऐसे बड़े सारे लोग हैं यार। इन्होंने क्या किया कि इनका बिजनेस टॉप पे चला गया? इन्होंने क्या क्या प्लानिंग की, कब इन्होंने क्या किया? बस मैं आपको यही सुनाना है, मुझे इनकी कहानियां सुनानी है हमने आपको। जैसे एप्पल है, अब एप्पल ने क्या किया, आईफोन ने क्या किया एप्पल ने। अब एप्पल ने क्या किया हुआ है, अपने ना फोन के अंदर ऐसी कस्टमर लॉयल्टी जनरेट की है, मतलब कस्टमर उसको लेता है फिर उसका दीवाना हो जाता है और किसी चीज पे जा ही नहीं पाता, वो लाइफ टाइम फिर उसको रखता है, वो छोड़ ही नहीं पाता उस मोबाइल को। इसे बोलते हैं कस्टमर लॉयल्टी। उसने अपने प्रोडक्ट के अंदर ऐसा कुछ किया है, दूसरों से डिफरेंशिएट कर दिया। चलो मैं आपको और बता दूं, इसे बोलते हैं कस्टमर लॉयल्टी। मैं वैसे ही बता दिया ये वर्ड, ऐसी कुछ बातें बताऊंगा कि एप्पल ने ये किया। मैं अपनी बात बता दूं, चलो मैं अपनी बात बताता हूं आपको। हमने ना सेंटर पे ना कस्टमर लॉयल्टी बता रहा हूं कि एप्पल ने कैसे किया। एप्पल ने अपने प्रोडक्ट को इस टाइप का बना दिया। मैं अपनी बात कर रहा हूं सेंटर की, मेरी सेंटर की बात समझो। हमारे यहां पे एक बच्चा बैठा है अभी, मैं आपको
अभी उसके बारे में बताऊंगा, वो समझ जाओगे आप। अब यहीं पे बैठा वो बच्चा, उसकी ना सिस्टर हमसे पढ़ के गई, सीए बन चुकी है, ठीक है। उसकी सिस्टर की ना हमने अच्छे नंबर आए थे, फोटो लगाई थी यहां पे फोटो लगाई थी, आपकी भी लगाई हुई है कईयों की, फोटो लगाई थी यहां पे। मैं आपको बताऊं, अपने ब्रदर को लेके आई और उसने आते ही मुझे पता क्या बोला, मेरी यहां पे फोटो लगी हुई थी। आपको पता है उससे हमारा रिलेशन बिल्डअप हुआ, उसको बड़ी खुशी हुई, उसे सेंटर के प्रति बड़ी खुशी हुई कि मेरी फोटो लगी हुई थी वहां पे, हमारा रिलेशन बिल्डअप हुआ और वो हमारे लिए लॉयल हो गई। पढ़ाना काम तो करना ही पड़ेगा, आप सोचो काम नहीं करोगे तो गलत बात है। काम करने के साथ साथ अपना लॉयल करना भी जरूरी है। जैसे ही हमने उसकी फोटो लगाई ना, वो अपने ब्रदर को लेके आई, कहते कि मेरी फोटो लगवाई थी सर ने यहां पे। आप मेरी एक बात बताओ, आप जैसे उसने मुझे ये वर्ड्स कहा ना, मैं समझ गया लॉयल हो चुकी है। और बताता हूं, मैंने अब उसके ब्रदर की भी लगवा दी। आप समझते हो, उसका ब्रदर पास हो गया तो हमने उसकी लगवा दी। अब क्या होगा इससे, आप मुझे एक बात बताओ, लॉयल्टी जनरेट नहीं होगी? लॉयल्टी जनरेट होती है इससे। मैं आपको बताता हूं, अभी ना बाहर फोटो लगी हुई थी ना, तो एक स्कूल का बच्चा आया, वो उन्हीं के स्कूल का होगा जिसकी फोटो है, कहते अच्छा ये भी यहीं पढ़ के गया था। इससे हमारी लॉयल्टी जनरेट हो रही है, हम कुछ अलग काम करें, है तो कुछ भी नहीं, फोटो ही तो लगवाई है। मैं आपको और बताता हूं, मैंने एक हॉस्पिटल देखा, ये मैं वैसे ही बता रहा हूं, मैं आपको कहानियां वैसे ही सुना रहा हूं, ये अभी मेरा काम नहीं शुरू किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे में हम बताएंगे क्या, आपको सिर्फ कहानियां बतानी है कि उसने ये काम किया, उसने ये काम किया, उसने ये काम किया। मैं कह रहा हूं कस्टमर की लॉयल्टी को डेवलप कैसे किया उन्होंने, लोगों ने। एप्पल ने कैसे डेवलप किया अपने प्रोडक्ट को, वो लोगों से ऐसे ज्यादा नहीं करता, वो अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसा कर दिया दूसरों से बिल्कुल डिफरेंशिएट, कस्टमर ही लॉयल बना लिया अपना। तो आप देखना, कोई भी आईफोन की तो क्या कहते हैं बुराई नहीं करता, लेकिन मेरे को तो अच्छा ही नहीं लगता, वो मैंने चलाया ही नहीं। मैंने कहा मैं उसको चला लूंगा तो इसका मतलब मुझे भी लॉयल बना लेगा वो, जबकि उसमें मुझे ऐसी कोई खासियत दिखी नहीं। मेरे को ऐसा, मैंने ना कुछ फाइलें अपने पास सेव कर रखी थी अपने गूगल ड्राइव पे, तो गूगल ड्राइव पे सेव कर रखी थी, तो मुझे वो ओपन करनी थी गूगल ड्राइव की फाइलें। मैंने एप्पल फोन लेने गया, मैंने एप्पल वालों का फोन देखा, मैंने कहा मेरे को ये फाइलें खोलनी होंगी, वो तो मेरी ड्राइव पे सेव है। कहते ये ड्राइव इसमें नहीं खुलेगी, आपको ये डेटा जाकर एप्पल वाले में सेव करना पड़ेगा, फिर फाइलें खुलेगी। मैंने कहा इसमें तो इतने जीबी डेटा है, 5-7 दिन तो मैं इसमें लगा दूंगा शिफ्टिंग में। मैंने लिया ही नहीं, मैंने कहा किस बात का फायदा। मैंने कहा एप्पल वाली सारी चीजें इसमें खुल जाती है, कहते सारी एंड्रॉइड में खुल जाती है, पर पता नहीं क्या करते हैं एप्पल वाले। ऐसे मैंने बताया, सेंटर पे हमने फोटो लगाने से लॉयल्टी जनरेट कर ली। मैं आपको ना सेंटर की बात से तो आपको फिर भी ऐसा लगेगा, मैं हॉस्पिटल की बात से बताता हूं आपको। एक हॉस्पिटल है पानीपत में, मैं उसकी लॉयल्टी बताता हूं आपको। वहां ना जो बेबी होते हैं ना, बेबियों का जन्म बेबी जन्म होता है, मतलब समझ गए ना आप मेरी बात को, डिलीवरीज वगैरह होती है, बेबी का जन्म होता है वहां पे। अब क्या हुआ उस हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल वाले ने क्या किया हुआ है, जैसे इस महीने 10 बेबीज का जन्म हुआ, तो उनकी फोटो लगवा दी, उनकी मम्मी के साथ फोटो लगवा दी उनकी। पता है, अब मेरी बात सुन के देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, अब जब भी वो कभी मम्मी या उसका लड़का पोस्टते हैं ना, तो वो कहते हैं ये तेरी फोटो है। और पता इतने लॉयल है वो उस हॉस्पिटल के प्रति। मैं आपको पता नहीं, आपके मम्मी पापा भी ऐसे करते होंगे, आपको तो इस हॉस्पिटल में लेके गए थे, ऐसे बोलते हैं, हम भी बोलते हैं अपने बच्चों को। अब वो ना, कल मैं गया हुआ था उसी हॉस्पिटल में जिसमें मेरे लड़के की फोटो लगी हुई है। आपको बताऊं, वो हॉस्पिटल में मैं गया हुआ था, वहां पे हमारे पड़ोसी है, उनका बेबी हुआ, तो उनका भी उसी हॉस्पिटल में हुआ। मैं गए, मेरा लड़का भी साथ में गया था, मैं देख तेरी फोटो वो लगी हुई है। मतलब हमारा उस हॉस्पिटल से अटैचमेंट सा हुआ पड़ा है, जबकि है ही क्या, सिर्फ फोटो ही तो लगाई है लड़की की, उसमें क्या था, और उसने बड़े सारे लोगों की फोटो लगा रखी है। अब जो भी आते हैं ना हॉस्पिटल से अटैच हो रहे हैं, मतलब रेफर करते हैं दूसरे को, आप उस हॉस्पिटल में चले जाओ, अच्छा हॉस्पिटल है। और देख काम क्या किया, छोटा सा कस्टमर लॉयल्टी जनरेट कर रहे हैं, कस्टमर लॉयल्टी। हमें कस्टमर की लॉयल्टी जनरेट करने के तरीके बताने, मुझे आपको बस यही समझाना है सारा।
एप्पल ने क्या किया हुआ है, इसने क्या किया है, उसने क्या किया है, बस यही स्ट्रेटेजीज बतानी है। एक छोटा सा काम फोटो लगाना बिजनेस को बढ़ा रहा है। मेरी बात समझ में आई? मुझे आपको सिर्फ यही काम सिखाने हैं, बड़ा ही आसान है। टोटल 50 नंबर की एसएम है, जिसमें से 15 नंबर के एमसीक्यू हैं, 35 नंबर की आपकी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, ये तो एमसीक्यू आएंगे, प्लस केस स्टडी। ये है सारा, और आराम से, बड़ा ही आसान है ये। आपको मेरी बात समझ? अभी तक मैंने कोई पढ़ाया तो है ही नहीं, मैं तो आपसे बता रहा हूं एसएम में मैं क्या पढ़ूंगा। एसएम में मैं क्या पढ़ूंगा जल्दी बताना। एसएम के अंदर मैं अलग अलग बिजनेस ने क्या क्या किया बिजनेस को बढ़ाने के लिए, क्या क्या स्ट्रेटेजी लगाई। स्ट्रेटेजी का मतलब वैसे प्लानिंग नहीं होता, मैं वैसे ही बोल रहा हूं अभी आपको स्टार्टिंग में समझाने के लिए। प्लानिंग से डिफरेंट है। क्या क्या प्लानिंग की, जैसे मैंने बताया कस्टमर की लॉयल्टी डेवलप करवाओ। मैंने आपसे बताया आईफोन वालों ने क्या किया, पता नहीं अपने प्रोडक्ट को सबसे अलग बना दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, स्टेटस सिंबल बना दिया लोगों का। जैसे मैंने आपको बताया हमने सेंटर पे क्या किया, ये सेंटर में जो पिक्चर लगाने वाला सिस्टम है ना, ये मैं हॉस्पिटल से सीख के आया था कि वहां भी पिक्चर लगाओ यार, कमाल है, क्यों ना लगाओ, हमारे यहां तो ज्यादा लगनी चाहिए। मैंने आपको हॉस्पिटल में बताया, हॉस्पिटल वालों ने क्या किया, पिक्चर लगाई। अब की बार आप देखना हमारा रिजल्ट आते हुए बड़ी अच्छी बनवाऊंगा, पिछली बार तो बेकार बन गई थी, बड़ी अच्छी अच्छी बड़ी सारी जगह लगाऊंगा। तो आप मेरी बात समझे, हॉस्पिटल की पिक्चर, हॉस्पिटल वालों ने पिक्चर लगाई, बिजनेस को बढ़ाया। मुझे आपको 5 चैप्टर करवाने हैं, टोटल 5 चैप्टर है, और हर चैप्टर 10 नंबर का है, हर चैप्टर 10 मार्क्स का। कोई चैप्टर ऐसा नहीं जो ज्यादा कम में आएगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है, कम से कम इसे एक टेंशन तो दूर है कि हर चैप्टर 10 नंबर। मैं सबसे पहले तो आपको यही बताऊंगा स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट में स्ट्रेटेजी किसे कहते हैं, स्ट्रेटेजी की क्या खासियत होती है, बस ये छोटी मोटी बातें। इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मैं पहला चैप्टर कराऊंगा आपको, इंट्रोडक्शन ऑफ एसएम। ये तो एक अलग सी बात है। दूसरा, अभी आपको पता है यूक्रेन और उसका युद्ध हुआ, किसका, यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ। उसके युद्ध के होने से हमारे पर फर्क पड़ा, हां बहुत फर्क पड़ा। आपको पता है ये यूक्रेन से भी हम वो खरीदते थे ऑयल, और रूस भी ऑयल देता था, हमारे यहां पे ऑयल पे बड़ा फर्क आया, ऑयल पे फर्क आया। और यूक्रेन में हमारे यहां के बच्चे पढ़ने गए हुए थे एमबीबीएस करने, मैं तो इन्हें यूक्रेनी डॉक्टर बोलता हूं हमेशा, बड़ी तो आता कुछ नहीं है वहां, इन्हें आता कुछ नहीं है, और वहां से पढ़ के यहां पे आके बनते पता कैसे है, सीधा डॉक्टर इतने बड़े बन जाएंगे जैसे इनसे बड़ा कोई डॉक्टर ही नहीं, और इन्हें पढ़ाया कुछ नहीं जाता, वहां पे बेवकूफ से बन के आते हैं। आजकल 90% डॉक्टर यूक्रेनी डॉक्टर्स है, आप उनके पास फंस जाओ। आपको पता है ना आजकल कहते हैं डॉक्टर लूट लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो सब यूक्रेनी डॉक्टर है, वहां से यही सीख के आए हैं वो। जैसे हमारे यहां तो कहते थे डॉक्टर भगवान का रूप होता है, और वो इतने पैसे भी नहीं लेते थे, लूटते भी नहीं थे, जेन्युइन करते थे। ये यूक्रेनी डॉक्टर आए, इन्होंने आते कुछ नहीं सीखा वहां पे, इन्होंने आते क्या सीखा, बड़ा हॉस्पिटल बना दो, इसे चमका दो, डॉक्टर से मिलने की इजाजत बिल्कुल ना दो, बाहर अपना स्टाफ बिठा दो, वो ऐसा करके दिखा दो, बोलो मीठा, और उसके बाद लूट लो। ये यहां से सीख के यही आए। मैं तो इन्हें यूक्रेनी डॉक्टर बोलता हूं। यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, उससे हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है। जैसे मैं बताता हूं, आपको पता है चाइना और एक और है ताइवान, अब इन दोनों के बीच में ना आपस में युद्ध होने की खसाखसी चलती रहती है, आपस में लड़ने की बातें चलती रहती है इनमें। अगर इन पे लड़ाई हो जाए तो हमारे पे क्या फर्क आएगा। आपको पता है चाइना से इलेक्ट्रॉनिक आइटम आती हैं, ताइवान से भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम आती हैं,
हमारे यहां पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बड़ी दिक्कत आ जाएगी, महंगी हो जाएंगी बड़ी, अगर इन दोनों में युद्ध हो जाए तो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इनमें बाहर के एनवायरमेंट का हमारे बिजनेस में क्या फर्क पड़ता है, हमारी स्ट्रेटेजी पे क्या फर्क आएगा, सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर क्या है मेरे पास? पहला चैप्टर है मेरे पास इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, दूसरा चैप्टर है मेरे पास स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाहर के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का एसएम पर क्या फर्क पड़ेगा, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कैसे होगी। अब मैं तीसरे चैप्टर की बात करूं, दोनों चैप्टर समझ में आगे मैं क्या पढ़ाऊंगा। पहले वाला तो बस ये इंट्रो में विशेषता क्या है, कौन करेगा, क्या करेगा, ये बातें करूंगा। प्लानिंग किसे कहते हैं, वो स्ट्रेटेजी किसे कहते हैं, दोनों में क्या फर्क है, ऐसी बातें करूंगा। दूसरा चैप्टर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का हमारे स्ट्रेटेजीज पर क्या फर्क पड़ेगा, स्ट्रेटेजी एनालिसिस इन केस ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और बताता हूं, मेरे पास पैसा है बट मेरे पास लेबर की कमी है, तो पक्की बात है मैं प्रोडक्शन नहीं कर पाऊंगा। मशीन की कमी है, मैं कैसे काम करूंगा। मेरे पास पैसा है बट लेबर की कमी है, मशीन की कमी है, तो मुझे कैसे प्लानिंग करनी चाहिए। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट, ये इंटरनल मेरी आंतरिक कमियां जो मेरे पास दिखते हैं बिजनेस के अंदर, उसमें क्या काम करूंगा मैं। मेरी बात समझ में आई? तो मेरा तीसरा चैप्टर है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इन इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक, आपके 3 चैप्टर। पहला चैप्टर क्या है? इंट्रोडक्शन। उसमें मैं क्या समझाऊंगा आपको, प्लानिंग क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे क्या बिल्डअप होती है, पहले क्या सोचना चाहिए, फिर क्या सोचना चाहिए। फिर दूसरा चैप्टर एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी एनालिसिस इन केस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट। तीसरा स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इन इंटरनल एनवायरमेंट। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमें स्ट्रेटेजी की चॉइस कैसे करनी चाहिए। पहले तो इंट्रो दी, फिर बाहर के एनवायरमेंट से क्या फर्क पड़ता है, हमारे इंटरनल एनवायरमेंट से क्या फर्क पड़ते हैं, चॉइस कैसे करनी चाहिए। चॉइस में मैं आपको बताता हूं कैसे। हमने ना यहां पे फर्मों को डिवाइड किया हुआ है, फर्मों को डिवाइड किया हुआ है। जैसे कुछ फर्में हैं वो ग्रोथ चाहती ही नहीं, कहते हैं हम तो जहां है ना यहीं रहना चाहती है, हम बढ़ना नहीं चाहती, और उसे बोलते हैं स्टेबल रहना चाहती है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, पार्ले जी है, पार्ले जी ने क्या किया मैं आपको बताऊं। पार्ले जी का बिस्किट ना आज से 50 साल पहले जैसा आता था, आज भी वही टेस्ट आता है, चेंज ही नहीं है टेस्ट। अब पार्ले जी ने क्या किया, वो अपने आप को स्टेबल रखना चाहती है, वो ग्रोथ नहीं चाहती, मैक्सिमम ग्रोथ हो चुकी उसकी, पर वो जहां है ना वहां स्टेबल रहना चाहती है, कोई इसको हिला ना पाए। जैसे मैं आपको बताता हूं, हम पानीपत में पढ़ा रहे हैं, पानीपत में ना जितने बच्चे आने चाहिए मैक्सिमम आते हैं हमारे पास, अब इससे ज्यादा नहीं आ सकते। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप बाकियों का दिमाग चेंज कर दोगे, खराब कर दोगे, नहीं हो सकता भाई। यहां पर कैपेसिटी इतनी है, छोटा सा शहर है तो इतनी तो कैपेसिटी होगी ना, कोई बहुत बड़ा शहर थोड़ी ना है। लेकिन हम अपने आप को मेंटेन तो रखना चाहेंगे ना यहां पर, तो हमारी प्लानिंग के तरीकों में अलग सिस्टम होगा। जो फर्में अपने आप को स्टेबल रखना चाहती हैं, कुछ फर्में अपने आप में ग्रोथ चाहती हैं, वो फर्में कैसे काम करेंगी। तो मुझे आपको ऐसे बताना चाहिए, हमें स्टेबल स्ट्रेटेजी की तरफ जाना है, हमें ग्रोथ स्ट्रेटेजी की तरफ जाना है, कौन सी चॉइस करनी है, मुझे इसकी डिस्कशन करनी है आपके साथ। इसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक चॉइस, मतलब प्लानिंग की चॉइस। आपको मेरी बात समझ में आ गई? जैसे मैंने बताया, जैसे रिलायंस है यार, रिलायंस क्या कर रही है, ग्रोथ, वो स्टेबल नहीं है, वो तो कहते हैं और कमाऊंगा और कमाऊंगा और कमाऊंगा, लगे पड़े। मेरी बात समझ में आ गई है?
तो ये ग्रोथ चाहता है, कैसे ग्रोथ होगी, क्या ग्रोथ होगी, सब बात करेंगे। इसमें सबसे बड़ा पोर्शन ही ग्रोथ है। अगला चैप्टर, लास्ट चैप्टर, जो 5वां चैप्टर होगा, क्या करना है मुझे, जो स्ट्रेटेजी मैंने चॉइस कर ली उसका इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, मैं उसको देखूंगा। मैंने चॉइस करके ये लगा दी, ये बिल्कुल ठीक लग गई, और उसको बार बार देखूंगा, कुछ गलती है तो सुधारूंगा। क्या आपको ऐसे मोटी मोटी 5 चैप्टर में क्या है समझ में आती है? पहले चैप्टर में क्या है? इंट्रोडक्शन। मैं बताऊंगा प्लानिंग ये होती है, मतलब आप समझो ना। अभी तो आपको सारी बातें तो कैसे आ सकती हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो, मीनिंग्स बताने की कोशिश करूंगा। दूसरा चैप्टर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। मैंने आपको बताया बाहर युद्ध हो रहे हैं, हमारे पे क्या फर्क आ रही है, क्या स्ट्रेटेजी लगाऊं इस टाइम पर। तीसरा, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इन इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या करूं मैं। चौथा, क्या स्ट्रेटेजिक चॉइस। मैंने आपको बताया स्ट्रेटेजी होती है बड़ी सारी, स्टेबल रहना चाहते हो, ग्रोथ करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। और पांचवी, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। क्लियर? मेरे साथ साथ आप थ्योरी में लिखना शुरू करें हमारे पास, कि हमारे पास इंडेक्स चैप्टर कौन कौन से है। लिखो इंडेक्स, इंडेक्स नंबर 1। मैं पूरी लिखवाऊंगा, टेंशन मत ले, लेकिन आपको मेरे साथ देना पड़ेगा यार, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सबसे पहले तो मुझे इंट्रो देनी है। दूसरा चैप्टर, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। तीसरा, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट में। आपको याद रखना है बच्चों, ये सब बातें घर जाके बार बार पढ़नी है और लिखनी है। घर पे अगर आप लिखेंगे नहीं इन बातों को तो कोई फायदा नहीं होने वाला। स्ट्रेटेजिक चॉइस, स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। मैं ना आप लोगों को उलझाना नहीं चाहता बिल्कुल भी। हम सबसे पहले शुरू करेंगे स्ट्रेटेजिक चॉइस। मतलब हम पहले तो ये देख रहे हैं ना, हम स्टेबल है, हम ग्रोथ है, ग्रोथ में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, स्टेबल में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, फिर सोचूंगा इन पे क्या स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए। हम उल्टा शुरू करेंगे स्ट्रेटेजिक चॉइस से। मैं अपनी चॉइस कर लूं, फिर काम शुरू करेंगे। क्लियर? तो हम अपना चौथा चैप्टर शुरू करेंगे सबसे पहले, स्ट्रेटेजिक चॉइस। आप कुछ मत समझें, आधे लोग कैसे पढ़ते, प्लानिंग इसको कहते हैं, प्लानिंग। अरे भाई कर लूंगा प्लानिंग, स्ट्रेटेजी में क्या फर्क है। अभी आप समझो प्लानिंग की चॉइस। प्लानिंग की चॉइस कैसे करूं, मैं चैप्टर 4 शुरू करूंगा। मैं ना ब्लैक पेन से लिखूंगा और रेड पेन से लिखूंगा। आपको भी ब्लैक और रेड 2 पेन यूज करने हैं, ठीक है? तो अब समझो पहले मेरी बात को। मैं सबसे पहले अपना 4th चैप्टर शुरू करूंगा, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। यार चॉइसेस तो तब होंगी ना मुझे पता हो, मतलब प्लानिंग की चॉइस करनी है। हमने ना अपने यहां पर
ये लिखना नहीं है, मैं अपने आप लिखवा दूंगा, जो लिखवाना होगा अपने आप लिखवा दूंगा। ये मैं अब वैसे समझा रहा हूं, लिखवाने वाला बस इतना ही मैटर था अभी कि इंडेक्स बना लो, इंडेक्स में बताओ क्या पढ़ना है मुझे। मैं आपको बताऊं, अपने यहां पर हमने ना 4 तरह की फर्में बनाई हैं, 4 तरह की। मैं उन चारों के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। हमने बनाया, कुछ फर्म ऐसी होती है जो स्टेबल रहना चाहती हैं, कुछ फर्में ऐसी होती है जो ग्रोथ करना चाहती हैं, और समझाऊंगा कुछ रिट्रेचमेंट होती है। रिट्रेचमेंट का मतलब होता है बस बहुत हो गया, अब जाना चाहते हैं। स्टेबल रहना चाहते हैं, ग्रोथ कर, जैसे मैं बताऊं आपको, मैंने अपना टारगेट सेट किया है, कितना भी काम हो 50 साल की एज में चला जाऊंगा, छोड़ दूंगा पढ़ाना। अब उसके बाद आप मुझे कहते इतने बच्चे हैं, ये बच्चे, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता यार इन बातों से। फिर 50 साल तक कराना काम, 50 साल के बाद अगर भगवान ने जो 10-20 साल बाकी दिए होंगे वो जीऊंगा यार, 10-20 साल तो जी लेने दो। पहले सीए करने में मरता रहा, फिर सीए कराने में मरता रहा, भाई मैं कब जीऊंगा? मेरी बात समझ में आई ना? आप उसके बाद 60 साल के बाद भगवान कहेगा तेरे को मर्जी बुला लूं मैं, अब उसकी मर्जी पे डिपेंड है मुझे कितना बताएगा। तो भाई मेरे को भी तो जान अपनी जिंदगी जीनी है, और अपनी जिंदगी जीने के लिए साफ रास्ता, आपको सब कुछ त्याग करना पड़ेगा, मजे घूमने से घूमना पड़ेगा। तो हाँ, मतलब समझ में आ गई ना आपको? मजे करने होंगे, जो आपका दिल करता है वो करो। और कम से कम 50 साल तक काम कर लिया, अभी भी वही मरूं मैं तो, पक्की बात है, मैंने बोल रखा घर पे, तब तक मेरे बच्चे पता कितने साल के होंगे। लड़की हो जाएगी मेरी 22-23 साल की, लड़का हो जाएगा मेरा सोच लो 17-18 साल का। मैं ले लूंगा, मैं उसके बाद खाली घूमूंगा, मैं उसके बाद नहीं काम करने वाला। बस अपनी किराए की इनकम से खाओ, जैसे मर्जी खाओ, मेरे को नहीं परेशान करना, मैं इतना सेट कर दूंगा बस। उसके बाद मैंने नहीं करना, होना भी चाहिए ना। आज सोचो 50 के बाद तो भगवान के भरोसे जी रहा हूं मैं। 60 तो मैक्सिमम लोग बोलते हैं, चलो 10 मैंने अपनी तरह से सेफ रखी कि मैं कहां जी लूंगा, बाकी भगवान जो देगा क्या पता 80 जिता दे, वो तो उसकी मर्जी है। लेकिन भाई मैं जिंदगी तो जीऊं। मैं एक वो देख रहा था, वो एक बूढ़ी होती है, वो बूढ़ी ने एप्पल होता है उसके हाथ में, एप्पल को खा नहीं पाती, दांत होते नहीं है, बस चबाती रहती है। सब कहते टाइम से कर लेती तो ठीक था ना, कम से कम एप्पल खा, तो उसका दिल कर रहा है बार बार एप्पल खाने के, एप्पल खा ही नहीं पा रही। तो रिट्रेंचमेंट कुछ फर्में ऐसी होती हैं जो कहते हैं चल दिए हम तो। अब क्या आपको क्या लगता है एकदम भाग जाते होंगे बस, अब उठ के चल दिए हम, चल दिए? नहीं, धीरे धीरे स्लो डाउन करते होंगे। और एक कॉम्बिनेशन, कुछ फर्में होती है जो कॉम्बिनेशन वाली होती हैं, जिनमें कई सारे काम होते हैं, वो कई प्रोडक्ट बनाती हैं। वो कईयों में तो स्टेबल रहना चाहती हैं, कईयों में ग्रोथ चाहती हैं, कईयों को छोड़ के जाना चाहती हैं, कई फर्में, कॉम्बिनेशन होता है सबका। खैर मुझे अभी बात नहीं करनी इन सब की, मैं तो एक एक स्ट्रेटेजी के बारे में पहले आपको समझाऊंगा। देखो मैं आपको बताता हूं, पहले मैं आपको बेसिक ऐसे ही बता दूंगा, फिर मैं आपको कहूंगा लिख के दिखा, देखना आपसे लिखने के लिए वर्ड नहीं मिलेंगे, समझ आ चुका होगा। जैसे मैं आपको आता हूं, रिट्रेसमेंट के बारे में लिख के दिखाओ, क्या लिखूं? बस जाने वाले हैं भाई, क्या लिखूं इसके बारे में? ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, वर्ड तो इतना सही है बस। आप मेरी बात समझिए, मैं धीरे धीरे आपसे बात करता हूं। मुझे एक बात बताओ, पहले स्टेबल की बात करूं ग्रोथ की बात करूं? पहले स्टेबल की बात करता हूं, पहले स्टेबल की बात करता हूं। स्टेबिलिटी, मैं पार्ले जी की बात करता हूं, पार्ले जी की। पार्ले जी ना आज की डेट में स्टेबल स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है, मतलब उसके पास मार्केट का। अब देखो एक बात बताओ, 10 बिस्किट वाले हैं, आप ऐसा तो नहीं कर सकते बाकी बिस्किट वाले खत्म। नहीं भाई, मेरे पास अच्छा शेयर है, मार्केट का अच्छा शेयर मेरे पास है, मैं अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है। जैसे मैं बता रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पानी पढ़ा रहा हूं, बाकी सब खत्म, ऐसा तो मैं कभी कर ही नहीं सकता। मेरी बात सुनिए, हां मैं मैक्सिमम शेयर ले सकता हूं, मैक्सिमम शेयर है मेरे पास, मेरी बात से। तो पार्ले जी स्टेबल स्ट्रेटेजी पे है, वो कह रही है मेरे और बिस्किट सेल हो ही नहीं सकते, मैं जितने सेल कर रही हूं इतने ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। दादा खाता था, दादा मर गया, पोता खा रहा है, खा रहा है, मतलब एक ही आदमी खाएगा, जितने खा सकते उतने खाएगा, तो खा रहे उतने बिस्किट। मेरी बात समझ में आई है? पार्ले जी कहती थी हम
ये सोचती है पार्ले जी हम एक्स्ट्रा बिस्कुट और सेल नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा बिस्कुट बोलते क्या बोलते हैं, बिस्किट, एक्स्ट्रा बिस्किट सेल नहीं कर सकते, ऐसा पार्ले जी सोचती है। मेरी बात समझ, मैं आपको बताऊं पार्ले जी क्या सोच रही है। इसको बोलते हैं साइकिल, बिजनेस साइकिल। क्या बोलते हैं इसको, बिजनेस साइकिल। हमेशा बिजनेस साइकिल ऐसा ही होता है। आप मेरी बात, सबसे पहले होती है इंट्रोडक्शन स्टेज, इंट्रोडक्टरी स्टेज। आप मार्केट में आते हैं, आपने प्रोडक्ट मार्केट में लाए, काम करना शुरू किया। जब आप इंट्रोडक्टरी स्टेज पर होते हैं तो आप चाहते हैं ग्रोथ, आपके पास ग्रोथ आती है, आप ग्रोथ वाली स्टेज पर, तो ये ग्रोथ स्टेज है ये वाली। फिर आप अपनी मैच्योरिटी स्टेज पर आ जाते हैं, मैक्सिमम जितना बिक सकता है, इसको बोलते हैं मैच्योरिटी स्टेज। और इसके बाद आप अपने डिक्लाइनिंग स्टेज पर आते हैं, फिर आप मार्केट से आउट होने शुरू। सबका ऐसा सिस्टम है। आप मेरे को बताओ ना, मैं नहीं कह रहा कि 50 के बाद मैं जाना शुरू कर दूंगा। डिक्लाइनिंग स्टेज इस वक्त कौन से में चल रहा हूं, मैच्योरिटी स्टेज पे। बस यही है मैच्योरिटी पानीपत की। आपको क्या लगता है पानीपत में हम बड़ा ताजमहल बना लेंगे? नहीं भाई, यही है। हां, अगर मैं अभी भी ग्रोथ चाहता हूं तो मुझे कुछ और करना होगा, वो मैं भी समझाऊंगा कैसे, जैसे मैं कर रहा हूं। हां, डिक्लाइनिंग स्टेज, डिक्लाइनिंग स्टेज। इसके बाद आपकी गिरने की स्टेज आनी शुरू हो जाती है। जो पार्ले जी सोचती है ना, वो ये सोचती है कि मैं फुल मैच्योरिटी स्टेज पर हूं। पार्ले जी सोच रही है कि हम अपने प्रोडक्शन साइकिल की मैच्योरिटी स्टेज पर है। जो भी फर्म ऐसा सोचेगी मैं मैच्योरिटी स्टेज पर हूं, आप कोई भी फर्म देख ले, अगर वो मैच्योरिटी स्टेज पर होगी तो वहां पर आप जो प्लानिंग करेंगे वो प्लानिंग करना जो स्टेबल पे होती है, बने रहने के लिए। जैसे हम कर रहे हैं, हम बने रहने के लिए कर रहे हैं। मुझे कल ही मनदीप कह रहा था, कहता सर सच बताऊं आपको ना अब गुस्सा ज्यादा आने लग गया। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। कह रहा है सर आपको आजकल गुस्सा ज्यादा आ रहा है। वो मुझे समझा रहा था कि आप स्टेबिलिटी स्टेज को खराब करें, डिक्लाइन पे चले जाएंगे। आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्टेबिलिटी स्टेज पर जाने के बाद आदमी का, वो मैच्योरिटी स्टेज पर जाने के बाद आदमी का दिमाग खराब होता है, वो घमंड में आना शुरू कर देता है। तो अपने को ये प्लानिंग बनानी है यहां पे ढंग से। अगर कोई भी फर्म अपने ऑपरेटिंग उसके बिजनेस साइकिल के मैच्योरिटी स्टेज पर है तो वहां पर आप स्टेबिलिटी वाली पॉलिसीज लगाएंगे, मतलब स्टेबिलिटी वाली स्ट्रेटेजी लगाएंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे को यह बात लिखवानी है आपको बाद में भी, पहले आप समझ लो बस। पार्ले जी कह रही है मैं और एक्स्ट्रा नहीं भेज सकती। अगर कोई भी फर्म रीच्ड एट, लिखना कुछ नहीं अभी, एट द मैच्योरिटी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन लाइफ साइकिल, अपने प्रोडक्शन के लाइफ साइकिल पर वो मैक्सिमम स्टेज पर है, तो उस व्यक्ति को स्टेबल स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए। अब ये वाली याद करने वाली बात है। पहली बात हमने कौन सी याद की थी अभी तक? हमारे पास 5 चैप्टर है, ये याद होना चाहिए, बाकी सब बकवास था। प्रैक्टिकल कुछ लिखना नहीं है आपको वहां पे कोई पार्ले जी वाले एग्जांपल नहीं चलने। वहां तो ये लिखना पड़ेगा कि अगर आप मैच्योरिटी स्टेज के प्रोडक्शन लाइफ की मैच्योरिटी स्टेज पर पहुंच चुके हैं तो आपको स्टेबल स्ट्रेटेजी लगानी होगी। यह पहली बात याद करने की, और अब यह हमेशा याद रहनी चाहिए। मेरी बात समझ में आई है? मैं दूसरा, पार्ले जी ने और रीजन बताया कि हम लोग क्यों नहीं चेंज कर रहे। मैं आपको पार्ले जी का और रीजन बताता हूं। पार्ले जी ने क्या बताया? कहते जिस हिसाब से हम बिस्किट बना रहे हैं सबको पसंद है, ये टेस्ट पसंद आ चुका है सबको। अब हम वो चेंज नहीं चाहते, हम नहीं रिस्क लेना चाहते चेंज करके। पसंद है टेस्ट। अब और क्या बताए? एक बात बताओ, मेरा पढ़ाने का स्टाइल पसंद है, मैं नहीं चेंज करना चाहता, क्यों चेंज करूंगा? जब मैं इससे टॉप पोजीशन पे पहुंच सकता हूं तो इसका मतलब मेरे पढ़ाने का स्टाइल ओके है। मैं इसमें चेंज करके रिस्क लूं,
अब मैं क्या रिस्क लूं? रिस्क तो आपका बन जाएगा, मैं तो कभी रिस्क ना लूं। मेरे 10 घंटे फालतू लग जाए मेरे पढ़ाने के स्टाइल में, मैं तो इसी को रखूंगा, जबकि मेरा टाइम ज्यादा लगता है। डीके सर का अपना स्टाइल है, आप सोचो उनको पढ़ाने के तरह कम टाइम लगता है, मुझे अपना पढ़ाने में ज्यादा टाइम लगता है। दोनों की अलग तरीके, वो भी चेंज नहीं करना चाहेंगे कभी भी, मैं भी कभी चेंज नहीं करना चाहूंगा अपने पढ़ाने, जबकि आप देखेंगे दोनों के तरीके बिल्कुल अलग है। मेरी बात समझ में आ रही है? आप मेरी बात समझो। पार्ले जी कहते हैं सबको टेस्टफुल पसंद है, हम चेंज नहीं चाहते, हम चेंज नहीं चाहते। प्लीज यार बच्चों, बातें नहीं, हम चेंज नहीं चाहते। हमारा जो स्टाफ है वो कंफर्ट फील कर रहा है इसमें, स्टाफ हमारा कंफर्टेबल है, हम जैसे स्थिति में ऐसे स्थिति में बना रहना चाहते हैं, हम अपने स्टेटस क्यू को बनाए रखना चाहते हैं। मतलब इसका मतलब है यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं, जैसा है वैसे बनाए रखना चाहते हैं। अगर सॉरी, आपको अब दो बातें समझ में आ चुकी। पहली बात, आप ना फर्म को ध्यान से देखेंगे, अगर कोई फर्म अपने प्रोडक्शन साइकिल के बिजनेस साइकिल के प्रोडक्शन साइकिल के मैच्योरिटी स्टेज पर है तो स्टेबल स्ट्रेटेजी में लेकर आओगे, उसके लिए नहीं सोचोगे ग्रोथ। दूसरा, पार्ले जी का मैंने दूसरा एग्जांपल दिया, अगर आपका स्टाफ कंफर्टेबल फील कर रहा है, आप स्टेटस क्यू बनाए रखना चाहते हैं, मेरी बात समझ में आ गई, तो भी आप उन फर्मों पर स्टेबल स्ट्रेटेजी लगाएंगे, स्टेबल प्लानिंग लगाएंगे, ताकि मैं स्टेबल बना रहा हूं किसी तरह से। मैं आपको बता रहा हूं किन किन फर्मों को स्टेबल स्ट्रेटेजी में लाना चाहिए। तो पहली मैंने कौन सी बताई आपको, जो लाइफ साइकिल के मैच्योरिटी स्टेज पर पहुंच चुकी हैं। दूसरी, जो जिनका स्टाफ कंफर्ट फील कर रहा है, वो अपने स्टेटस क्यू को सेम बनाए रखना चाहती हैं, वो चेंज नहीं चाहती। मतलब मैं यहां लिख देता हूं, स्टाफ फील कंफर्टेबल with the स्टेटस क्यू, यथास्थिति बनाए रखना चाहती हैं, एज इट इन्वॉल्व लेस रिस्क, लेस चेंजेस एंड लेस रिस्क। वो चाहती है कम चेंज हो, कम रिस्क हो, हम नहीं चाहते। मैंने आपको बता दिया, देखो आपको याद करनी होगी, अब मैंने आपको बता दिया पार्ले जी के एग्जांपल से, दो चीजों में अगर आप पहुंच चुके हैं तो आप लोग स्टेबल स्ट्रेटेजी लगाएंगे। तो पहली स्टेप, पहला क्या मैंने बताया, जल्दी बोलो, आपको बोलना पड़ेगा यार बार बार। आप प्रोडक्ट बिजनेस लाइफ साइकिल के मैच्योरिटी स्टेज पर है। दूसरा, आपका स्टाफ कंफर्ट फील कर रहा है कि स्टार्टअप क्यू को, और वो इन्वॉल्व है लेस चेंजेस लेस रिस्क। मैं और बताता हूं, पार्ले जी ने और रीजन बताए कि मैं क्यों नहीं बढ़ना चाहता, मैं स्टेबल रहना चाहता हूं। पार्ले जी कह रहा है, मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता हूं ना, मतलब बिस्किट इंडस्ट्री है पूरी, मैं बिस्किट इंडस्ट्री में काम करता हूं, जिस इंडस्ट्री में काम करता हूं वो स्टेबल है। मतलब उसमें ग्रोथ नहीं होती। जैसे मैं समझाता हूं आपको, मैंने ना अभी एक जोक से देख रहा था, मुझे जोक से समझ में आई ये वाली बात। एक बार ना इस जोक में जोक बताने की कोशिश करता हूं। वो ना एक सरदार होता है, एक सरदार का पापा होता है। मैं ये जोक देख रहा था, बना हुआ था, वो रील में बना हुआ था। एक उसका पापा, एक उसकी मम्मी होती है सरदार की। तो ना सरदार की ना शादी हो जाती है, सरदार की, एक इसकी बीबी हो गई, 4 जने फैमिली में हो गई। इनके एक बच्चा होता है, उसका नाम होता है चिकलू, रखा हुआ था उन्होंने, चिकलू। वो क्या कहते हैं, कहता है चिकलू, कहता है अपने पापा, इसको दादा को, मतलब इसके अपने पापा को, दादा का, दादाजी हम
अभी 5 जने हैं, 6 कब होएंगे? मतलब चिकलू का अल्टीमेटली कहने का मतलब होता है कि शादी हो जाएगी ना। एक बिल्ली होती है इनके घर में, एक बिल्ली होती है। तो वो कहता है कि चिकलू कहता है पापा जी हम ना घर में 6 जने हैं, हम 7 कब होएंगे? उसे चिकलू का पापा कहता है हम एक कुत्ता ले आएंगे, हम 7 हो जाएंगे। कहता कुत्ता तो बिल्ली को खा जाएगा, हम फिर 6 हो जाएंगे। कहता है फिर ऐसा करेंगे, वो क्या नाम है उसका, हम तेरे ना, उससे फिर ऐसे कहते हैं हाँ हम तेरी शादी कर देंगे, हम 7 हो जाएंगे। कहता फिर आप मर जाओगे, हम फिर 6 हो जाएंगे। तो मतलब वो ऐसे कहता है, उसका तो उसको जोर से चाटा मारता है। कहता है तू जा चिकलू कहीं का। मतलब वो इतने बहुत बढ़िया जोक था। वो ऐसे 4-5 जने बनाता है। कहता है कुत्ता लाएंगे, कुत्ता बिल्ली को खा जाएगा, हम फिर 6 रह जाएंगे। वो फिर ऐसे कहता है वो ना बड़ी देर तक ये कहता है कि तेरी शादी नहीं करेंगे, शादी वाली बात नहीं लाता। वो फिर कहता है तेरी शादी कर देंगे, कह रहा शादी कर देंगे हम फिर 7 हो जाएंगे। कहता फिर आप मर जाओगे, फिर हम 6 रह जाएंगे। वो फिर ऐसे उसका जोर से थप्पड़ मारता है। फिर वो कहता है कि हमारा बच्चा हो जाएगा। कहता है हमारा बच्चा हो जाएगा तो दादी मर जाएगी, हम फिर 6 रह जाएंगे। ऐसे कहानियां चलाता है वो। तो आप मेरी एक बात समझो यार, बिस्किट खाने वाले आदमी तो 6 ही रहेंगे, पोता हो जाएगा तो दादा टपकेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? खाने वाले बंदे तो 6 ही रहेंगे। हमारी इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं हो सकती। बिस्किट तो 6 आदमियों ने खाने हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? बिस्किट तो 6 ही आदमियों ने खाने हैं, 7 होने नहीं। जब पूरी इंडस्ट्री, जब 6 में से मान लो 4 आदमी पार्ले जी खा रहे हैं, मुझे स्टेबल रहना चाहिए कि 4 आदमी पार्ले जी खाए, क्योंकि 7 आदमी कभी होने नहीं। और 6 आदमियों में मैं अपना शेयर बना के रखना चाहता हूं। एक मेरी इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें ग्रोथ नहीं होती, मेरी इंडस्ट्री स्टेबल है। पार्ले जी कहते हैं हमने जितने आदमियों को बिस्किट खिलाने थे खिला रहे हैं। अब एक पैदा होता तो एक टपक लेता, अब क्या करें? बिस्किट 2 तो कैसे बिकेंगे? हम मरा हो तो बिस्किट नहीं खाएगा ना। आप मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको एग्जांपल समझ आया चिकलू वाला? मैं आपको वीडियो भी शेयर करूंगा उसकी चिकलू वाली। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई? हमारी इंडस्ट्री की डिमांड ये है कि हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं करती, वही स्टेबल है। तो मैं कैसे बढ़ सकता हूं? मेरे को भी अपने आप को स्टेबल बनाए रखना है। यहां पर ऐसी इंडस्ट्रियां जो जिनकी ओवरऑल मार्केट ग्रोथ स्टेबल है, तो हमारी जो फर्म है वो भी स्टेबल स्ट्रेटेजी को लगाएगी। नहीं समझ में आई मेरी बात? पक्का? तो मैं कहना चाहता हूं एनवायरमेंट इन विच organization is operating is relatively stable। जिस इन्वायरमेंट में मैं काम करता हूं वो इन्वायरमेंट स्टेबल है, तो मेरी फर्म के लिए भी कौन सी स्ट्रेटेजी लगाई जाएगी? हम 3 बातें सीख चुके। स्टेबल स्ट्रेटेजी किस किस फर्म को लगानी होगी? पहली बात, जो अपने बिजनेस साइकिल की मैच्योरिटी स्टेज पर पहुंच चुके हो, या फिर जब हमारा स्टाफ कंफर्ट फील कर रहा है, हम स्टार्टअप क्यू को सेम रखना चाहते हैं, हम लेस चेंज चाहते हैं, लेस रिस्क चाहते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। तीसरी बात, अगर हमारा इन्वायरमेंट जिसमें हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन रिलेटिवली स्टेबल है। अभी पार्ले जी क्या कहता है और बताता हूं पार्ले जी के। ये पार्ले जी का तो नहीं है वैसे, लेकिन बताने की कोशिश कर रहा हूं इसके, लेकिन ये सोचते नहीं है पार्ले जी ऐसा। एकदम से बड़ी स्पीड से एक्सपेंशन की, बहुत स्पीड से एकदम एक्सपेंशन की। एकदम अगर स्पीड से एक्सपेंशन हो जाए ना, तो उसके बाद स्टेबल होना जरूरी है। आप फिर ग्रोथ पे मत जाए कि मुझे और ग्रोथ करना है। जितना एकदम स्पीड से पकड़ लिया ना, उस स्पीड को बनाएं। मेरी बात सुनिए, कई बार फर्में क्या होती है, एकदम स्पीड से ग्रोथ करती हैं, एकदम बहुत स्पीड से ग्रोथ करती हैं। अब स्पीड से ग्रोथ हो गई है, इसके बाद आप अब ये मत सोचो और ग्रोथ करता हूं एकदम, नहीं। तब एक बार ठहरे, अपने आप को उस स्पीड पे मेंटेन करें, फिर बढ़ाना स्पीड को। कई बार फर्में, जो नई फर्में होती है, एकदम स्पीड से ग्रोथ कर जाती हैं। अगर वो बस ग्रोथ ही ग्रोथ सोचती रहेंगी तो वो डूब सकती है। मेरी बात समझ में आई? मुझे यहां पर कौन सा एग्जांपल अच्छा लगता है? जैसे मैं बताऊं, जियो।
एकदम फुल स्पीड से ग्रोथ हुई थी इनकी ग्रोथ क्या हुई थी, एकदम इन्होंने जितनी भी स्ट्रेटेजी लगाई थी, जितनी भी प्लानिंग की थी, ग्रोथ की प्लानिंग थी। जैसे इन्होंने क्या किया था, फ्री में सिम बांट, फ्री में मोबाइल बांट, एकदम बड़ी ग्रोथ स्ट्रेटेजी लगाई थी। लेकिन उसके बाद इनको स्टेबिलिटी पे आना चाहिए, रहना स्टेबिलिटी पे नहीं चाहिए, तो चेक कर लेना चाहिए। जैसे ये रुके थे, इन्होंने क्या किया था, इसके बाद जो चल रहा है वही चलने दो, नहीं बढ़ाना, कुछ सोचना नहीं, बढ़ने के लिए नहीं सोचना। तो देखा इन्होंने बहुत लोग मोबाइल छोड़ के भागने लग गए, उनको रोकना कि ना छोड़ के भागो भाई, जियो, ले तो चुके आप, लालच में बेच दी मैंने, ग्रोथ स्ट्रेटजी लगवाई थी, लेकिन इसके बाद स्टेबल हो जाओ। हां, जब आपको देख रहे अब मेरे इतने कस्टमर स्टेबल हो गए, फिर लगा लो। लेकिन अगर आप एकदम बहुत ज्यादा ग्रोथ कर देते हैं, तो उसके बाद आपको स्टेबल स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए। ठीक है, लिखो, इसमें लिखना नहीं अभी। आफ्टर रैपिड एक्सपेंशन, बड़ी तेजी से एक्सपेंशन हुई, फर्म वांट्स टू स्टेबलाइज एंड कंसोलिडेटेड इटसेल्फ। फर्म अपने आप को वही रोकना चाहती है, एक बार देखना चाहती है। 4 फर्में ऐसी हैं जिन्हें आपको स्टेबिलिटी में काउंट करना चाहिए, उनके लिए स्टेबिलिटी सोचनी चाहिए, ग्रोथ नहीं सोचनी चाहिए। कौन कौन सी 4 फर्में, जल्दी बताओ फटाफट, फास्ट। कौन सी? नंबर 1, मैच्योरिटी स्टेज पर पहुंच गए वो लाइफ साइकिल की। नंबर 2, स्टाफ कंफर्ट फील कर रहा है, वो स्टेटस क्यू को बनाए रखना चाहते हैं, वो लेस रिस्क चाहते हैं, वो लेस चेंज चाहते हैं। ये सब बातें याद होनी चाहिए। तीसरी हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है वो स्टेबल है। चौथी, एक बार बड़ी तेजी से एक्सपेंशन है, आफ्टर रैपिड एक्सपेंशन वी वांट टू स्टेबलाइज एंड कंसोलिडेट इटसेल्फ। आखिरी, नॉट एडवाइजेबल। मैंने एक्सपर्ट्स को बुलाया, जैसे मैं बताता हूं अभी आपको, मैं डीके सर से बात कर रहा था, मैं आपको अपनी बताता हूं। मैंने कहा सर ग्रोथ स्ट्रेटजी स्टेबल बहुत हो गया, अब ग्रोथ चाहिए। कहते कारण? मैंने कहा देखो, कोरोना से पहले मेरे पास बहुत ग्रोथ थी, पानीपत, करनाल, दिल्ली, 3 जगह पढ़ा रहे थे। कोरोना के जस्ट बाद मैं बड़ा डाउनफॉल में गया, मेरे को पानीपत पे ध्यान देना पड़ा, मैं इसको स्टेबल कर चुका हूं, अब नहीं है यहां। कह रहे बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा मैं आगे मूव करना चाहता हूं। कहते करनाल तो पॉसिबल है नहीं अभी, करनाल में दूसरे टीचर है। मैंने कहा ओके। कह रहे आप कोई और एरिया सर्च करो। मैंने रोहतक सर्च कर लिया। मैंने कहा रोहतक जाएंगे। मैं कौन सी स्ट्रेटेजी पे हूं? ग्रोथ स्ट्रेटेजी पे। अब अगली सुनो, मुझे बड़ी एडवाइस आ रही है, ये खतरनाक हो सकता है आपके लिए, आपकी स्टेबिलिटी को हिला सकता है। मैंने कहा कैसे? कह रहे आपका स्टाफ ठीक नहीं है, आपका स्टाफ ठीक नहीं है, स्टाफ को पता ही नहीं है किससे कैसे बात करनी है, स्टाफ को बोलना नहीं आ रहा। ये मेरी कल की डीके सर से बात थी। कह रहे 1 मंथ हो गया स्टाफ को अभी तक बोलना ही नहीं आ रहा, उसे पता ही नहीं चल पा रहा कि कोई आएगा तो मुझे उसे बिठा के क्या बात करनी है। आप ट्रेंड कर रहे हो स्टाफ को, क्या ट्रेंड कर रहे हो? आपके पास 1 महीना और रह गया, स्टाफ नहीं ट्रेंड हो रहा, स्टाफ लग नहीं रहा कि लंबे टाइम तक के लिए जुड़ के चलेगा। ये सर की वर्डिंग थी। कह रहे क्योंकि स्टाफ को शायद पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको स्टाफ अपनी वो रखना चाहिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट हो, जिसको काम की जरूरत हो। आप उसे समझाओ कि आप हमसे लंबे टाइम तक के लिए जुड़ के चलोगे क्या। ऐसा ना हो उस टाइम एकदम जब क्वेरीज आ रही हो, आपको पता नहीं है, सारा दिन पूरा दिन निकल जाता है क्वेरीज में, सारा दिन भीड़ लगी रहती है, हमें तो सर से मिलना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। आपको स्टाफ को समझाओ भाई, पूरा दिन क्वेरी आएंगे, अभी तो मस्ती चल रही है, तुम सीख नहीं रहे काम को, और उस टाइम पे आपके लिए एडवाइजेबल नहीं है।
मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैंने मैडम से बात कर ली, मेरी अपनी वाइफ से बात कर ली है इस बारे में, मैं समझ चुका हूं इस बात को, हम 1 महीने सब देख रहे हैं, मैंने मैडम से बात कर ली है। मैडम क्या कह रहे हैं, कहते पहली बात तो मैं 9 बजे सेंटर पहुंच जाऊंगी, 2 बजे तक बैठूंगी, बाकी फिर भी मैं इतना काम तो नहीं संभाल सकती। अब हम दूसरी प्लानिंग कर रहा हूं मैं इसके लिए कि नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मुझे कोई और स्टाफ रखना होगा, चाहे वो महंगा हो, पर वो मेरी स्टेबिलिटी, मेरे अंदर पढ़ाने की काबिलियत है, मैं उसमें ध्यान दूंगा, मैं इन बातों पे ध्यान नहीं दूंगा। लेकिन डीके सर अभी तक की सिचुएशन देख के कह रहे हैं एडवाइजेबल नहीं, आपके लिए खतरनाक होगा, आपको नुकसान देगा ये। मेरी बात समझ में आई है? कई बार एक्सपर्ट्स एडवाइस देते हैं कि एडवाइजेबल नहीं है आपके लिए ग्रोथ, स्टेबल लगाओ, स्टेबल रहो। आप मेरी बात समझ नहीं रहे, आप समझो मेरे लिए प्रॉब्लम से एरिया नहीं है ये। कई बार एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं, वो वहां के पूरे एनवायरमेंट को देखते हैं, एनवायरमेंट को देख के एडवाइस करते हैं, जैसे डीके सर में आपस में ऐसे करते हैं। जब भी हमारी कोई आपस में डिस्कशन होती है, उनको कोई सलाह लेनी होती है, क्योंकि आप अपनी नजरों से नहीं देख पा रहे, दूसरा देख पा रहे हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम होती है, शायद उनको नहीं दिख पा रही, मुझे दिख पा रही है, तो हम आपस में डिस्कस करते हैं ऐसे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि कई बार एडवाइजेबल ही नहीं है, खतरा हो सकता है आपके लिए, मतलब नॉट एडवाइजेबल टू एक्सपेंड as it may be perceived as threatening। अगर आप इसे परसीव करोगे तो आपके लिए खतरनाक हो जाएगी। मुझे बता दो किस किस को ये 5 बातें समझ में आ गई। स्टेबिलिटी किन 5 फर्मों को, ये याद हमेशा के लिए हो जाना चाहिए, पेपर में क्वेश्चन आएगा। स्टेबिलिटी अभी तो याद करवाया, अब लिखवाना है इसको। स्टेबिलिटी किन फर्मों को लगानी होती है? 5 फर्में। कौन कौन सी, जल्दी बोलो। आप अपने मैच्योरिटी स्टेज पर पहुंच गए हैं। दूसरी, आपका स्टाफ कंफर्ट फील कर रहा है, स्टेटस क्यू को बनाए रखना चाहते हैं, लेस रिस्क चाहते हैं, लेस रिस्क चाहते हैं, लेस चेंज चाहते हैं। तीसरी, एक्सटर्नल एनवायरमेंट स्टेबल है, वो डिमांड ही नहीं कर रहा है ऐसी। चौथा, आफ्टर ए रैपिड एक्सपेंशन, बड़ी ज्यादा एक्सपेंशन एक साथ कर ली है, फर्म वांट टू स्टेबलाइज एंड कंसोलिडेट इटसेल्फ। पांचवी, नॉट एडवाइजेबल टू एक्सपेंड एज इट मे बी परसीव्ड एज थ्रेटिंग। क्लियर हुई आपको? आप मेरे साथ लिखेंगे स्टेबल, मैंने अभी तक ये नहीं बताया स्टेबिलिटी होती क्या है। वैसे होती कुछ नहीं भाई, जहां है वही बने रहना चाहते हैं, ये स्टेबल होता है। मैं को लिखो स्टेबल स्ट्रेटजी का मीनिंग, तब तोते उड़ जाएंगे, क्या लिखूं? मेरी बात समझ में आई है? आ जाओ मेरे साथ साथ थ्योरी में, हम अपना फर्स्ट पॉइंट शुरू करने जा रहे हैं, स्टेबल स्ट्रेटजी। लिखना शुरू करें, स्टेबल स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, इसमें मैं 4 पॉइंट समझाऊंगा आपको, इसका मीनिंग वगैरह सब कुछ। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं कि किन किन फर्मों को स्टेबल स्ट्रेटजी लगानी चाहिए। हेडिंग बनाओ इसकी, ए पॉइंट, मेजर रीजन फॉर स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। क्या क्या मेन रीजन है स्टेबल स्ट्रेटजी के? इसका दूसरा मीनिंग मेरे को तो ये लगता है, किन किन फर्म को स्टेबल स्ट्रेटजी लगानी चाहिए। मैंने अपनी भाषा में ये क्वेश्चन बनाया है इसका, किन किन फर्म को स्टेबल स्ट्रेटजी लगानी चाहिए। स्टडीमेट में तो ये लिखा हुआ है, मेजर रीजन फॉर स्टेबल स्ट्रेटजी। ठीक है, तो किन किन फर्मों को लगानी चाहिए? तो फर्स्ट, ए प्रोडक्ट, जो मैं रेड पेन से लिखूंगा वो आपने भी रेड पेन से लिखना है, हैज रीच्ड द मैच्योरिटी स्टेज
maturity stage of the product life cycle, of the product life cycle, product life cycle। समझ में आ गई? सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, आप इसकी शॉर्ट समरी खुद बनाएंगे। अब शॉर्ट समरी जो रेड पेन से लिख रहा हूं, अपने हिसाब से इसकी शॉर्ट समरी बनाएंगे बाद में, हर चैप्टर के बाद। चलो आगे। द स्टाफ फील्स comfort table with the status quo as it involves less changes and less risk, and less risk। ये लिख के आओगे तो नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अब ये याद कैसे होगा? एक बार तो मुझे सारी ये शॉर्ट फॉर्म से याद होनी चाहिए इसकी रेड वाली, दूसरी बात लिख के देखना पड़ेगा 2 बार, तीसरी बात इट इज ऑप्टेड व्हेन द, तीसरी कौन सी थी? व्हेन द environment, when the environment in which an organization is operating is relatively stable, is relatively स्टेबल। अगर आपको ऐसा लगता है जिस इन्वायरमेंट में हम काम कर रहे हैं वो स्टेबल है। चौथा पॉइंट, जल्दी बोलो, चौथा पॉइंट क्या था? आफ्टर ए रैपिड एक्सपेंशन, ठीक है ना? लिखो, आफ्टर रैपिड एक्सपेंशन, after rapid expansion a firm might want to stabilize and consolidate itself, पांचों पॉइंट बताओ जल्दी। याद देखो, मेरी बात समझो आप। फिर अगर आप लोग याद नहीं कर पा रहे तो आपकी दिक्कत है। फिर ये बोलो पांचों पॉइंट क्या है, आपको याद आ जाना चाहिए। पांचों पॉइंट क्या था? नॉट एडवाइजेबल, देखो, वेयर इट इज नॉट एडवाइजेबल where it is not as advisable to expand
as it may be perceived as threatening. अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें खतरा हो सकता है, थ्रेटनिंग इटसेल्फ, थ्रेटनिंग। क्या आपको मेरी बात याद होगी सारी? आपको मेरी बात समझ में आ गई? अभी तक हमें क्या याद होना चाहिए? मुझे आपसे बार बार चाहिए ये 5 टॉपिक। जल्दी बताओ पहले, फटाफट फास्ट। 5 चैप्टर कौन कौन से? पहले इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, दूसरा strategic analysis in external environment, strategic analysis in internal environment, strategic choices, implementations and evaluation of strategic में। बस हमने क्या शुरू किया? स्ट्रेटेजिक चॉइस। स्ट्रेटेजिक चॉइस में मैंने आपको बताया, मुझे आपको 4 चॉइसेस बतानी है। अभी मैं सबसे पहले कौन सी कर रहा हूं? स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी में मैं कह रहा हूं जो प्रोडक्ट बना रहा हूं जहां हूं वहीं यथाशत रहना चाहता हूं। मैं ये मीनिंग तो बाद में लिखवाऊंगा इसका। मैं जैसा हूं वैसे रहना चाहता हूं। मैंने पहले बताया मेजर रीजंस, ये याद होना चाहिए। क्या बताया मैंने? मेजर रीजंस ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। मेजर रीजंस क्या क्या है? तो आपके दिमाग में क्वेश्चन कौन कौन सी वर्ड में लगाएंगी? तो कौन कौन सी? पहली 5 पॉइंट। पहली, आपका प्रोडक्ट मैच्योरिटी साइकिल पर पहुंच चुका है, प्रोडक्शन लाइफ साइकिल के। दूसरा स्टाफ कंफर्ट फील कर रहा है, स्टेटस क्यू को बनाए रखना चाहते हैं, लेस चेंज चाहते हैं, लेस रिस्क चाहते हैं। तीसरा, स्टेबल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट स्टेबल है। चौथा, आफ्टर ए रैपिड एक्सपेंशन फर्म वांट टू स्टेबलाइज्ड एंड कंसोलिडेटेड इटसेल्फ। 5वां पॉइंट, नॉट एडवाइजेबल, इट परसीव्ड थ्रेटिंग। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? हमें ये 5 पॉइंट अब भूलने नहीं है, और कुछ नहीं है। एसएम में यही प्रॉब्लम है, और ऐसा तब ज्यादा दिक्कत आती है अगर मैं साथ साथ याद ना करूं। अब मुझे एक बात बताना, स्टेबल स्ट्रेटेजी की बातें क्या क्या हैं? हम क्या करना चाहते हैं स्टेबल स्ट्रेटेजी में? मेरी बात सोच के देखो, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, मैं ये क्या जानना चाहता हूं आपसे। एक स्टेबल, एक फर्म है, उसने स्टेबल स्ट्रेटेजी लगाई हुई है। आपको क्या नजर आएगा उसके अंदर? करंट बिजनेस में रहेंगे, करंट मार्केट में रहेंगे, स्टे इन करंट बिजनेस, करंट मार्केट। मेरी ये बात समझ में आ गई? उसके जो एफर्ट्स हम लगा रहे हैं बस वही एफर्ट लगाएंगे। मेंटेन द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एफर्ट, मेंटेन द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एफर्ट्स। जैसा पार्ले जी कर रही है, वो करंट बिजनेस में है, करंट मार्केट में है, ठीक है। वो एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एफर्ट्स को मेंटेन कर रहे हैं, कोई ज्यादा एफर्ट्स की बात नहीं कर रहे। वो जितनी भी ग्रोथ हो रही है उससे सेटिस्फाइड है। ग्रोथ में ना एक वर्ड होता है इंक्रीमेंटल, एक और वर्ड होता है, मैं दूसरा वर्ड बाद दूंगा। जब मैं वो दूसरा वर्ड यूज करूंगा उसका मतलब मैं ग्रोथ की बात कर रहा हूं। हम सेटिस्फाइड हैं विद इंक्रीमेंटल ग्रोथ, जो इंक्रीमेंटल में नॉर्मल चल रहा है हम उससे सेटिस्फाइड है। मार्केट में 2% लोग बढ़ रहे हैं, हम भी 2% बढ़ रहे हैं, चल रहा है, ठीक है भाई। मार्केट में 100 बच्चे सीए के हैं, हमारे पास 70 बच्चे आ रहे हैं। मार्केट में 110 बच्चे हो गए, मेरे पास 70 बच्चे आ रहे हैं। नॉर्मल जो चल रहा है मैं उससे सेटिस्फाइड हूं, ठीक है। जल्दी बोलो आप लोग, मैं आपको बेसिक फीचर बता रहा हूं, ये बेसिक फीचर्स, स्टेबल स्ट्रेटेजी के बेसिक फीचर। स्टे विद करंट बिजनेस, करंट मार्केट,
मेंटेन द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एफर्ट्स, सेटिस्फाई विद द इंक्रीमेंटल ग्रोथ। ये बेसिक फीचर्स हैं। मैंने पहले बताया था मेजर रीजंस ऑफ स्टेबल स्ट्रेटेजी, कौन कौन सी फर्में लगाएंगी। दूसरा, बेसिक फीचर ऑफ स्टेबल स्ट्रेटेजी हो गया, बस ये बेसिक फीचर है। अब प्रॉब्लम ये, इसको लिखूं कैसे? मैंने ये लिखने के लिए बोला था, मैं आपसे क्या था, मैं लिखने के लिए कहूंगा तो लिखूंगा क्या? आओ जल्दी लिखते हैं इसको। बेसिक फीचर, मैंने पहला पॉइंट कर लिया, मेजर रीजन फॉर स्टेबल स्ट्रेटेजी। अब मैं इसका बी पॉइंट करने जा रहा हूं। बी पॉइंट, बेसिक फीचर। बेसिक फीचर लिखो। बेसिक फीचर, द फॉर्म स्टे। मैंने जो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिख रहा हूं ना आपके, मैं आपको बताता हूं मुझे ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स निकालने कैसे है स्टडी मटेरियल से। वो हुआ यूं था, मेरी इंग्लिश वीक थी और मैं सीए करने लग गया। सच बताऊं, हमारे टाइम में 6th क्लास में तो एबीसी सिखाते थे, तो आप सोचो मेरी इंग्लिश होगी कैसी। हिंदी मीडियम से मैं स्टूडेंट था बीकॉम तक। अब बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी मेरे सामने। अब मुझे करना पड़ा कि मैं काम करूं कैसे यार, सीए करूं कैसे। सारी किताबें इंग्लिश में आ गई मेरे सामने। तब मुझे एक स्टाइल समझ में आया, वो जो टेबल होती है ना, 2 की टेबल, जैसे 2 × 2। तो मैं एक जोक सुन रहा था, उसमें ऐसे कह रहा था कि 2 का टेबल सुनाओ। वो पहले ना हिंदी में बोलते थे ऐसे, 2 1 जा 2 2 जा, बस वो टोन बोल रहा था। कह रहे टोन बोलते रहो, लोग पागल बने रहते हैं। सेम मुझे इंग्लिश में समझ में आया। फिर मैंने कहा इनके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना वो लिख दो। चेक कर नहीं पड़ता क्या लिख रहे तू, वो तो ये वर्ड देखता है, ये वर्ड लिखे हुए हैं। अगर लिखे हुए इसके आगे पीछे टेढ़ा बेढ़ा भी लिखा हुआ है, था बन रहा है इसका या है बन रहा है, वो नहीं सुनता। उस बेचारे की अपनी इंग्लिश ऐसी है, सीए नहीं चेक करना है, और वो भी पुराने वाले ने। मैं समझ गया। मैंने कहा इसके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना, की वर्ड्स, ये याद रहने चाहिए, लाइनों में ये वर्ड आ जाने चाहिए। अगर ये वर्ड आ गए, पास हूं मैं, कोई नहीं रोक सकता। और ऐसा ही हुआ। दिस वन स्टे with its current business and product market. Stay with current business and product market. करंट प्रोडक्ट मार्केट लिख दो ना, करंट प्रोडक्ट मार्केट। अब आपको अच्छा हो जाएगा ना। आगे, मेंटेन्स द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एफर्ट्स and it is satisfied with incremental growth. सेटिस्फाइड विद इंक्रीमेंटल ग्रोथ, बस यही याद आना चाहिए, एग्जाम में आ जाए। बेसिक फीचर लिखो तो आपको ये पूरी बातें याद आनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई? आपको ये बातें याद आनी चाहिए कि जी हां ये बातें हैं। जल्दी बताना, अब तक हम 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। देखो मैं अपना स्टाइल बता रहा हूं पढ़ने का आपको। मैं हमेशा कैसे पढ़ता हूं,
अब तक हम 2 टॉपिक पढ़ चुके। हम पहली बात, हम कौन सी स्ट्रेटजी पढ़ रहे हैं? स्टेबिलिटी, स्टेबल। इसमें पहला पॉइंट क्या पढ़ा हमने? मेजर रीजन। मेजर रीजन क्यों लगाते हैं लोग ये? तो कौन कितने पॉइंट पढ़े मैंने? 5। कौन कौन से? जल्दी। मैच्योरिटी स्टेज पर पहुंच चुका हूं। आगे दूसरा, स्टाफ कंफर्ट फील कर रहा है, स्टेटस क्यू को बनाए रखना चाहता हूं, लेस चेंज चाहता हूं, लेस रिस्क चाहता हूं। आगे क्या? एक्सटर्नल एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट स्टेबल है, रैपिड ग्रोथ चाहता, रैपिड ग्रोथ हो गई है, उसके बाद स्टेबलाइज एंड कंसोलिडेटेड। अगली बात, नॉन एडवाइजेबल। क्यों एडवाइजेबल नहीं है? परसीव टू थ्रेटिंग। अब इसके बाद बी पॉइंट पड़ा, फीचर। क्या था बेसिक फीचर? हम क्या चाहते हैं? स्टे करना चाहते हैं। किस में? करंट बिजनेस में और करंट मार्केट में। आगे मेंटेन करना चाहते हैं प्रेजेंट लेवल ऑफ एफर्ट्स और सेटिस्फाइड है विद इंक्रीमेंटल ग्रोथ। कैसा लगा आपको ये? बस अब इसके बाद हमें आगे सीखना है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं पहले ऐसे स्टेबल स्ट्रेटजी के बारे में सब कुछ बता दूंगा, फिर ग्रोथ के बारे में, चारों स्ट्रेटजी के बारे में बताना है मुझे आपको, और आप लोग याद डेली करके आएंगे और डेली लिख कर आएंगे। आज हम इतना ही करते हैं, आप इसे रिवाइज करके आना। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।